अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। और दक्षिण भारत के कुछ राजनेताओं ने वृद्ध होती और घटती जनसंख्या से संबंधित चिंता भी व्यक्त की है। और राज्य के जो भी निवासी हैं उनको कहा गया है कि अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक कानून बनाने पर बल भी दिया है। आप देखिए कि उत्तर भारत में क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की बातें कही जा रही हैं। और दक्षिण भारत के राज्य क्या कह रहे हैं, और बच्चे पैदा करिए, जनसंख्या बढ़ाइए। आखिर क्या ये पूरा मसला है, इसी के बारे में जानते हैं, देखते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो वृद्ध होती जनसंख्या एक जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति है और जिसमें कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या की तुलना में 65 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात बढ़ रहा है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आज आप देखते हैं कि युवा है वो एक दिन बुढ़ापे में भी तो जाएंगे। तो भारत में वृद्धावस्था और समग्र जनसंख्या आंकड़ों पर जो आकार है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर उस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और वृद्धावस्था और घटती जनसंख्या के क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं, उन्हें भी देखेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित क्या चिंताएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। और जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या संकुचन की ओर बदलाव क्या है, उसे भी देखेंगे। और वृद्ध होती जनसंख्या के प्रति देश क्या प्रतिक्रिया देता है, उसे भी जानेंगे। और वृद्धावस्था और घटती जनसंख्या को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसे भी देखेंगे। और देखिए, जनसंख्या को नियंत्रण दक्षिण भारत के राज्यों ने अच्छी तरह से किया हुआ था, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि वहां जनसंख्या नियंत्रण जो भी प्रयास रहे वो सफल रहे। लेकिन उत्तर भारत में देख लीजिए, और इसमें राजनीति भी है क्योंकि आप देखते हैं जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होती है ना उतनी लोकसभा में सीटें होती हैं, विधानसभा में सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। और तमिलनाडु में आप देख लीजिए 39 सीटें हैं। तो भारत में वृद्धावस्था और समग्र जनसंख्या आकार पर आंकड़े क्या कहते हैं। समग्र जनसंख्या वृद्धि तो 2011 और 2036 के बीच भारत की जनसंख्या में 31.1 करोड़ यानी कि 311 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है, बढ़ोतरी होने का अनुमान है। विकास का साकेंद्रण तो लगभग आधा यानी कि 17 करोड़ 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश भी शामिल है। और क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो अनुमानता उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या वृद्धि में 19% की वृद्धि होगी, जबकि 5 दक्षिणी भारत जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु केवल 29 मिलियन यानी कुल वृद्धि में 9% का योगदान देगा। उत्तर प्रदेश अकेला दोगुना दे रहा है और ये 5 राज्य मिलकर दक्षिण भारत के 9% योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश 19% योगदान दे रहा है। और वृद्ध जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां तो 60 वर्ष या आप देखेंगे और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन से दुगनी होकर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ यानी कि 230 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। और कुल जनसंख्या में उनकी भागीदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगी। अभी हम लोग कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन यही युवा आगे चलकर बुढ़ापे में भी तो चाहेंगे। और 2011 की बार बार बात हो रही है ना, 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी ना, उसी के लेकर बातें हो रही हैं। हर 10 साल में होती है लेकिन 2021 में नहीं हो पाई है। पहली बार कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना कब शुरुआत हुई थी, 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। वृद्ध होती जनसंख्या में राज्य स्तर पर भिन्नताएं तो केरल में 60 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 2011 में 13 से बढ़कर 2036 तक 23% होने का अनुमान है। अर्थात आप देखिए लगभग 4 में से 1 व्यक्ति इस आयु समूह में आता है। उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2011 में 7% से बढ़कर 2036 में 12% होने की उम्मीद है। और उत्तर दक्षिण का विभाजन तो 60 वर्ष या और उससे अधिक आयु के लोगों के अनुपात में वृद्धि दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में कम होगी। और दक्षिण भारतीय राज्यों ने प्रजनन दर कम करने की दिशा में पहले ही कदम उठा दिए थे ना,
और उदाहरण के लिए अनुमानतः उत्तर प्रदेश वर्ष 2025 में प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन स्तर पर प्रति महिला 2.1 बच्चे तक पहुंच जाएगा, जो आंध्र प्रदेश में 2004 में 2 दशक बाद देखने को मिलेगा। और उपरोक्त डेटा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक तकनीकी समूह की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के नवीनतम जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। वृद्धावस्था और आप देखते हैं घटती जनसंख्या के क्या कारण है, तो गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक और गर्भपात सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता से व्यक्तियों को अपने प्रजनन विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखने की सुविधा मिलती है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, चूंकि महिला कार्यबल में तीव्र वृद्धि देखने को मिल रही है और इसलिए उनमें से कई ने बच्चे पैदा करने में विलंब करने या फिर बच्चे पैदा करने से पूर्ण रूप से परहेज करने का विकल्प चुना है। ये बदलाव पर्याप्त कैरियर की आकांक्षाओं, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज से प्रेरित है। और बाल जीवन दर में वृद्धि, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु वर्ष 1990 की तुलना में 126 से घटकर 2019 में 34 हो गई है। और 1990 और 2019 के बीच भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 4.5% बार से कमी दर्ज की है, और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 में मृत्यु दर 3.4 मिलियन से घटकर वर्ष 2019 में आप देखिए 8,24,000 हो गई है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आने के कारण लोगों द्वारा अधिक बच्चे पैदा करने की संभावना कम हो गई है। पहले आपने देखा होगा, गांव में सुना भी होगा कि 5-7 बच्चे पैदा कर लिए जाते थे, क्योंकि कोई महामारी आती थी, उनमें से अधिकतर बच्चे मर जाते थे। 1-2 ही बच्चे आप देखते हैं कि पैदा हो पाते थे। हमने अपने गांव में भी सुना है इस तरह की कहावतें। अब तो आप देखिए सब इलाज मिलाज हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई, तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिला है। शहरीकरण, जैसे जैसे ज्यादा लोग शहरी इलाकों की ओर जा रहे हैं, जीवन यापन की लागत पर्याप्त बढ़ती जा रही है, और जिससे परिवारों के लिए बच्चों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। शहरी जीवन शैली में परिवार के विस्तार की तुलना में कैरियर को प्राथमिकता दी जा सकती है। और प्रवासन, तो संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे विदेशी देशों के कारण भारतीयों के प्रवासन से भी भारत की जनसंख्या में गिरावट आती है। अब वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित चिंताएं क्या है, समस्याएं क्या है, ये भी जान लीजिए। संसद में न्यूनतम प्रतिनिधित्व, तो वृद्ध होती जनसंख्या तथा कम जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि उत्तर भारत से पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने के कारण उन्हें लोकसभा में कम सीटों के रूप में दंडित किया जा सकता है। अगर 2026 में आप देखिए परिसीमन हुआ तो ये तो पक्का है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, और आप देखते हैं कि तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेंगी, लेकिन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ना के बराबर बढ़ेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में भारी सीटों की बढ़ोतरी होगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, और जिससे नीतिगत प्राथमिकता प्रभावित होगी। और अभी भी आप देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों का निगाहें उत्तर प्रदेश भी रहती हैं, और कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उसका रास्ता कहां से जाता है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की कमी, तो आप देखिए वृद्ध होती जनसंख्या के कारण प्रयास जीडीपी की वृद्धि में दर में गिरावट आती है, और जिसका मुख्य कारण श्रम शक्ति में कमी। और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि जीडीपी के बारे में याद रखा करिएगा, और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी किताब इसीलिए कहता हूं पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, एक देश में आर्थिक गतिविधि के किसी विशिष्ट प्रकार का मापन है एक तरह से। और आप देखिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, सकल घरेलू आय, एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 20 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या की वृद्धि दर 1.24 प्रति वर्ष 1975 से 2015, इस घटकर केवल आप देखिए 0.29 2015 से 2055 तक रहने की उम्मीद है, और जिसके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद और समग्र उपभोग की वृद्धि दर में गिरावट आएगी। उच्च निर्भरता अनुपात, जैसे जैसे जनसंख्या की आयु बढ़ती है तो कार्यशील आयु वाले व्यक्तियों की तुलना में आश्रितों, बुजुर्गों और बच्चों दोनों का अनुपात अधिक होता है, और जिससे कार्यशील आयु वाली जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के लोगों पर बोझ बढ़ता है।
क्योंकि जो काम करने योग्य लोग होंगे उन पर बोझ पड़ेगा, एक तो वृद्धों को संभालने का, एक बच्चों को संभालने का। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक के विकास संकेतकों के अनुसार भारत का वर्तमान आयु निर्भरता अनुपात, जो वर्ष 2023 में 47% है, में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उच्च सार्वजनिक व्यय, तो जनसंख्या की आयु बढ़ने के साथ स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और दीर्घकालिक देखभाल के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम की लागत में काफी वृद्धि हुई है और इन बढ़ती लागतों को प्रबंधित करने के लिए सरकारों को करों में वृद्धि करना होगी और लाभों में कटौती करनी होगी। अंतर पीढ़ीगत समानता के मुद्दे, युवा आबादी को यह लग सकता है कि पुरानी पीढ़ी का भरण पोषण करने के लिए उन पर अनुचित कर लगाया जा रहा है और जिसके कारण सामाजिक विभाजन की संभावना तथा संसाधन आवंटन के संबंध में अन्याय की भावना उत्पन्न हो सकती है। संस्थागत सुधार के लिए दबाव, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो सेवानिवृत्ति की आयु, सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सुधार की मांग भी बढ़ सकती है। ये जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या संकुचन की ओर बदलाव, तो लगभग 5 दशक पहले भारत के समक्ष मुख्य चिंता तीव्र जनसंख्या वृद्धि थी, जो प्रजनन क्षमता, प्रति महिला जन्म के उच्च स्तर से प्रेरित थी। पिछले कई दशकों में भारत जनसंख्या वृद्धि की गति को रोकने में सफल रहा, जिसका नेतृत्व कई दक्षिण भारतीय राज्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने 2004 में प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया था और जिसमें आप देखिए हुआ केरल 1988, तमिलनाडु 2000, हिमाचल प्रदेश 2002, पश्चिम बंगाल में 2003 के बाद ऐसा करने वाला 5 भारतीय राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश में एक कानून था जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक दी थी और बाद में इस कानून को निरस्त भी कर दिया गया। और अब तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे उन्हीं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में प्रजनन दर कम होने के बावजूद भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वृद्ध होती जनसंख्या के प्रति देश क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी, वर्ष 2016 में चीन ने अपने नागरिकों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। 2021 में चीन ने घोषणा की कि परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति है। वर्ष 1980 से 2016 तक चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई, लेकिन वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने लगी वहां। तो चीन ने फिर आप देखिए 2 बच्चे पैदा करने की बात की, अब 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी है। जापान का पैतृक अवकाश, तो इसमें 12 माह का पैतृक अवकाश अनिवार्य करना, माता पिता को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना और सब्सिडी युक्त बाल देखभाल में भारी निवेश करना शामिल है। और ये आप देखिए विस्तारित सेवानिवृत्ति आयु, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे कुछ देशों ने पेंशन प्रणालियों पर दबाव कम करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु या फिर वह आयु जिस पर लोग पेंशन के लिए पात्र होंगे बढ़ा दी है। खुली आव्रजन नीति, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अन्य देशों ने अपनी घटती जनसंख्या के कारण श्रम की कमी से निपटने के लिए अधिक खुली आव्रजन नीतियों को अपनाया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या कम है, उन्हें जरूरत है लोगों की। वृद्धावस्था और घटती जनसंख्या को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? एक आप देखिए प्रजनन समर्थक नीतियां, स्कैंडिनेवियाई देशों ने प्रदर्शित किया कि पारिवारिक समर्थन, बच्चों की देखभाल, लैंगिक समानता और पैतृक अवकाश नीतियां प्रजनन दर को बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं। बाल स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए उचित सरकारी वित्त पोषण लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आंतरिक प्रवास का लाभ उठाना, तो अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों, अधिक विकसित दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच आंतरिक प्रवास से कार्यशील आयु के व्यक्तियों का आगमन हो सकता है और जिससे वृद्ध होती जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और प्रवासियों को शरण देने वाले राज्यों को युवा परिवारों के लिए शिक्षा और पालन पोषण में निवेश करने की आवश्यकता के बिना ही श्रमिकों के तत्काल आगमन से लाभ होगा। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, तो साझा पालन पोषण जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने वाली लैंगिक समानता संबंधी पहल से प्रजनन दर में वृद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।